प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है इसको समझने की कोशिश करें हम। ट्रेडिंग अकाउंट आपने क्यों बनाया, सबसे पहले उसको एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। राइट, ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का पर्पस बेटा ये था कि हमारे बिजनेस के जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब रिलेटेड एक्सपेंसेस टू द प्रोडक्शन, फैक्ट्री या परचेज ऑफ गुड्स, इससे रिलेटेड डायरेक्टली लिंक है गुड्स से, गुड्स की परचेज एंड प्रोडक्शन से, सेल से नहीं, गुड्स की परचेज और गुड्स की प्रोडक्शन से रिलेटेड जो खर्चे हैं वो सारे खर्चे कवर करना हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहले हम वो सारे खर्चे कवर करें, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट बना के ट्रेडिंग अकाउंट की सेल में से हम डायरेक्ट कॉस्ट माइनस कर देते। कौन सी कॉस्ट माइनस कर देते? डायरेक्ट। डायरेक्ट कॉस्ट मतलब ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में लिखने का मतलब मैंने आपको बताया था, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में लिखने का मतलब डेबिट वाली कॉस्ट को कम करना, वही पर्पस था ना। क्योंकि जो स्टॉक बिका ही नहीं उस स्टॉक की कॉस्ट को आप डेबिट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर 10 टीवी सेल हुए हैं तो कॉस्ट भी कितने टीवी की आनी चाहिए? 10 टीवी की आनी चाहिए। तो डायरेक्ट कॉस्ट ट्रेडिंग अकाउंट में डाल के हमने ग्रॉस प्रॉफिट पता कर लिया कि बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट कितना है। ठीक है, अब इसको ग्रॉस प्रॉफिट नाम क्यों दिया गया, नेट प्रॉफिट नाम क्यों नहीं दे दिया गया? ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब है भाई इसमें तो हमने सेल में से जो गुड्स के और प्रोडक्शन के खर्चे थे ना वो माइनस कर दिए। इसके अलावा भी तो बिजनेस में खर्चे होते हैं, इसके अलावा बिजनेस के अंदर ऑफिस के एक्सपेंसेस नहीं होते क्या? ऑफिस एक्सपेंसेस होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस नहीं होते क्या? होते हैं बेटा। ऑफिस के एक्सपेंसेस भी होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस भी होते हैं, मार्केटिंग के एक्सपेंसेस भी होते हैं। होते हैं नहीं होते? होते हैं। लेकिन ऑफिस के खर्चे हैं ना, जो मार्केटिंग के खर्चे हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे हैं जो बेटा, वो खर्चों का ना प्रोडक्शन से लेना देना नहीं है। वो खर्चे कम हो या ज्यादा हो प्रोडक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। अब मार्केटिंग आप करो ही ना, क्या प्रोडक्शन में फर्क पड़ेगा? मार्केटिंग नहीं करोगे तो प्रोडक्शन पे फर्क नहीं पड़ेगा, बट सेल पे फर्क पड़ेगा, आपका माल सेल ही नहीं हो पाएगा। एम आई राइट? तो इसका मतलब मार्केटिंग एक्सपेंसेस का सीधा गुड्स की प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है। ऑफिस के जितने भी खर्चे होते हैं बेटा, ऑफिस में अपने स्टाफ की सैलरी लगा लो बेटा, ऑफिस की इलेक्ट्रिसिटी लगा लो, है ना, डेप्रिसिएशन लगा लो एसेट्स का, और कन्वेंस लगा लो स्टाफ के एक दूसरे स्थान पे आने जाने का, है ना। ये ऑफिस के जितने भी खर्चे हैं इनका भी प्रोडक्शन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ऑफिस में एक क्लर्क रखो या 5 क्लर्क रखो, क्या प्रोडक्शन में कोई फर्क पड़ेगा? ऑफिस के अंदर आप एक अकाउंटेंट को बिठाओ या 5 अकाउंटेंट को बिठाओ, क्या प्रोडक्शन में फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। ऑफिस में एलईडी लगाओ या बल्ब लगाओ, क्या प्रोडक्शन में फर्क पड़ेगा? अरे ऑफिस में कुछ भी करो तुम लोग, उसका प्रोडक्शन में फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए ऑफिस के खर्चे, मार्केटिंग के खर्चे, एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे, ये सारे खर्चे कौन से खर्चे माने गए? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माने गए। और उन इनडायरेक्ट खर्चों को भी बेटा हमें ना ग्रॉस प्रॉफिट से ही पूरा करना है। भाई मैंने अकाउंटेंट क्यों बिठाया? क्योंकि मैंने फैक्ट्री लगा रखी है, मैं माल बना के बेचता हूं। मैं मार्केटिंग क्यों कर रहा हूं? मैं एडवर्टाइजमेंट में खर्चा क्यों कर रहा हूं? मैं ऑफिस के खर्चे क्यों कर, वो भी तो जरूरी है ना कवर करने। इसलिए बेटा एक और अकाउंट बनाया जाएगा जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस अकाउंट को बना के हम ये पता करेंगे कि भाई जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट आया था ना, उस ग्रॉस प्रॉफिट में से ये खर्चे भी माइनस कर दें सारे, तो हमें नेट अपने हाथों में कितना पैसा बचता है, दैट इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट। मेरे हाथ में मुझे कितना पैसा बचेगा मालिक को, तो मालिक को पैसा जो बचेगा उसके लिए तो बेटा बिजनेस के फिर सारे खर्चे माइनस होंगे ना। तो आप कहोगे सर इनडायरेक्ट खर्चे क्या है? मैं कहूंगा वो सारे खर्चे इनडायरेक्ट हैं जो डायरेक्ट नहीं है। सारे खर्चे इनडायरेक्ट हैं जो डायरेक्ट खर्चे नहीं है। हमने पढ़ लिया ना डायरेक्ट खर्चे कौन से होते हैं, कौन से होते हैं डायरेक्ट खर्चे। अब नाम तो एक से ज्यादा है, 10 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, 15 भी नाम हो सकते हैं। नाम का रट्टा तो नहीं मार सकते हम 2 चीजें टेस्ट करेंगे। क्या करेंगे 2 चीजें टेस्ट? या तो फैक्ट्री यानी प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, या फिर दूसरा गुड्स की परचेज, गुड्स की सेल नहीं, गुड्स की, इन 2 चीजों से रिलेटेड खर्चा है तो इसका मतलब डायरेक्ट है, अदरवाइज वो इनडायरेक्ट है। सिंपल। डायरेक्ट खर्चे कहां माइनस हो गए?
ट्रेडिंग अकाउंट में, और सारे इनडायरेक्ट खर्चे कहां माइनस करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर हुआ? तो यानी ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक एक्सटेंशन है ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट। ये ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनाया जाएगा, यानी ट्रेडिंग अकाउंट का अगला हिस्सा है ये एक तरह से। पहले ट्रेडिंग, उसके बाद क्या बनेगा? फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्यों बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस? ग्रॉस प्रॉफिट से इनडायरेक्ट खर्चों को कवर करने के लिए, इनडायरेक्ट खर्चों को ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस करने के लिए। लेकिन इसमें एक मुद्दा और है। चलो आपको ये बात समझ में आ गई कि सर दो टाइप के खर्चे होते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट खर्चे हम ट्रेडिंग से माइनस करके आ चुके हैं, और हमने बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर ली। अब काफी कुछ पता भी लग गया कि डायरेक्ट कौन कौन से खर्चे होते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट खर्चे पीएनएल से माइनस कर लेंगे। ये समझ में आया? आप एक चीज बताओ, मैं कोचिंग सेंटर का बिजनेस करता हूं बेटा, तो कोचिंग में बच्चों से पढ़ाने की जो फीस आ रही है वो तो मैं ट्रेडिंग में ले लूंगा, सेल में, मेरी सेल है, राइट? वो जो ट्रेडिंग में आपने क्रेडिट में लिखा बाई सेल, उसका मतलब क्या है? सेल ऑफ गुड्स। सर्विसेज का बिजनेस कर रहे हैं तो बाई सेल ऑफ सर्विसेज। बेटा कोई भी बिजनेस दो ही चीजों बेचेगा, या सर्विस बेचेगा या गुड्स। मैं कोई गुड्स तो बेच नहीं रहा, मैं क्या बेच रहा हूं अपने? मैं अपनी सर्विसेज बेच रहा हूं। तो बाई सेल का मतलब सेल ऑफ गुड्स या सेल ऑफ सर्विसेज दोनों होता है बेटा। तो यानी हमने अपने बिजनेस की जो कोर एक्टिविटी थी सेल, वो ट्रेडिंग में ले ली। क्या ओनली कोर एक्टिविटी होती है बिजनेस की इनकम? अदर एक्टिविटी से पैसा नहीं आ सकता? लाइक रेंट रिसीव्ड, मेरे बिजनेस की कोई प्रॉपर्टी पड़ी है और उससे रेंट आ रहा है। इंटरेस्ट रिसीव्ड, मेरे बिजनेस ने किसी को ना लोन दे रखा है, उसका ब्याज आ रहा है। डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव मतलब मेरी कंपनी ने रिलायंस कंपनी में पैसा लगा रखा है, टाटा के शेयर्स खरीद रखे हैं, तो टाटा कंपनी जो प्रॉफिट कमाएगी उसका कुछ हिस्सा तो मेरी कंपनी को देगी, नहीं देगी? बालाजी क्लासेस को देगी। तो मेरी कंपनी का ये क्या हो गया? डिविडेंड, प्रॉफिट। और क्या हो सकता है? गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, मैंने फिक्स एसेट्स को बेच दिया। एसी खरीदा था, 10 साल यूज किया, उसकी वैल्यू बुक्स में 0 हो गई, और कबाड़ी वाले को 3000 में बेच दिया। तो 0 वैल्यू वाली चीज 3000 में बेचोगे तो 3000 का प्रॉफिट हुआ, नहीं हुआ? प्रॉफिट इसी वर्ड यूज करते हैं गेन। गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, फिक्स एसेट बेच दिया, उससे क्या हुआ? गेन हुआ। तो ऐसी ऐसी बेटा इनकम हो सकती है या नहीं हो सकती? वो इनडायरेक्ट इनकम कहेंगे। कौन सी इनकम होगी? इनडायरेक्ट इनकम। आप कहोगे सर डायरेक्ट इनकम कौन सी होती है? फिर डायरेक्ट इनकम बस एक ही है। देखो डायरेक्ट खर्चे तो बहुत सारे थे ना, याद करने मुश्किल है। इनकम डायरेक्ट एक ही है, बाई सेल। बाई सेल के अलावा अगर कोई और इनकम हुई ना, वो इनडायरेक्ट इनकम होगी, डायरेक्ट इनकम हो ही नहीं सकती। डायरेक्ट एक ही होती है, बिजनेस की कोर एक्टिविटी एक ही होती है। मेरा पढ़ाने का बिजनेस है, तो पढ़ाने से जो फीस आएगी ना, वो जाएगी बस ट्रेडिंग में। बाकी अदर इनकम होंगी, और अदर इनकम कहां चली जाएंगी? सारी की सारी बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और इनडायरेक्ट खर्चे कहां चले जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब देखो कैसे बनेगा, फॉर्मेट बनाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम बुक्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने क्या बनाया था? ट्रेडिंग अकाउंट। तो हम नाम लिखेंगे, अब मैं प्रॉफिट एंड लॉस साथ में बना रहा हूं, तो इसलिए लिख रहा हूं साथ में नाम, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग के साथ प्रॉफिट एंड लॉस भी जोड़ दिया, एक साथ बनाएंगे। फॉर द ईयर एंडेड, यहां बेटा पीरियड आ जाएगा, जिस भी पीरियड के आप अकाउंट्स बना रहे हो, वही फॉर्मेट रहेगा। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। क्या आता था ट्रेडिंग? पहले ट्रेडिंग बनेगा या पीएनएल बनेगा? पहले ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में क्या क्या आता था? ट्रेडिंग में सबसे ऊपर बाय सेल्स। बेटा बाय सेल्स के बाद क्या क्या आता था? बाय, वो बाय नेट सेल मान लेते हैं अभी। बाय सेल के बाद बाय क्लोजिंग स्टॉक। डेबिट में क्या क्या आता था? टू ओपनिंग स्टॉक।
उसके बाद क्या आता था, टू परचेजेस, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब नाम नहीं लिख रहा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं आपको पता है। यहां फिर हमारा ट्रेडिंग अकाउंट हो जाता था क्लोज, क्रेडिट के टोटल में से डेबिट माइनस करोगे। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है, अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो क्रेडिट के टोटल में से डेबिट माइनस करेंगे तो क्या आता था, टू ग्रॉस प्रॉफिट। ये ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। ये हमने कर लिया। अब हमें पीएनएल अकाउंट जो हमने अभी समझा, उस पीएनएल अकाउंट को कैसे बनाना है यहां देखो। आप एक्सटेंशन वर्ड यूज किया मैंने कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट का एक एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन मतलब ट्रेडिंग के बाद हम इस अकाउंट को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट जहां मैंने टोटल लगा दिया वह खत्म हो गया। इस अकाउंट को टोटल के बाद अगर कंटिन्यू करेंगे तो वो अकाउंट स्टार्ट हो जाएगा जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसलिए मैंने कॉमन नाम रखा। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट इधर आ गया। इस ग्रॉस प्रॉफिट में से इनडायरेक्ट खर्चे माइनस करने हैं। खर्चे हमेशा बस ये बता दो डेबिट में आएंगे या क्रेडिट में आएंगे। एज पर नॉमिनल अकाउंट खर्चे सारे कहां आने चाहिए, डेबिट से, राइट। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट बेटा फिर उधर जाएगा, राइट। यानी जो ट्रेडिंग से ग्रॉस प्रॉफिट निकला है, ये ग्रॉस प्रॉफिट कहां जाएगा, पीएनएल के क्रेडिट में। यहां मैं अमाउंट ऐसे लिख दूं, हाइपोथेटिकल कोई भी फिगर, मान लो आपका 5 लाख रुपए आ गया, ये 5 लाख रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट आ गया आपका। तो ये 5 लाख का ग्रॉस प्रॉफिट पीएनएल के क्रेडिट में ट्रांसफर हो जाएगा। यहां लिखेंगे आप एज इट इज बाय ग्रॉस प्रॉफिट। कितना, 5 लाख। अब आप कहोगे सर वो ग्रॉस प्रॉफिट वहां आ गया था, इधर क्यों लिख रहे हो आप ग्रॉस प्रॉफिट। बेटा मैंने आपको पहले ही बोला कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाया जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी ट्रेडिंग के बाद जो एक नीचे अकाउंट बना रहे हैं, ये इसलिए बनाया जाएगा ताकि हम बिजनेस के कौन से खर्चों को कवर कर लें। इनडायरेक्ट, डायरेक्ट तो हो गए ना ऊपर माइनस, सेल में से डायरेक्ट खर्चे तो ऊपर माइनस हो गए। अब ग्रॉस प्रॉफिट बचा, इस ग्रॉस प्रॉफिट में से कौन से खर्चे माइनस करने हैं बेटा, इनडायरेक्ट खर्चे माइनस करने हैं। तो इनडायरेक्ट खर्चे सारे कहां जाएंगे, डेबिट में। खर्चे तो डेबिट में ही जाते हैं, देखो डायरेक्ट भी डेबिट में ही आए थे। तो इनडायरेक्ट खर्चे हम अब यहां लिखेंगे, टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने भी होंगे बेटा। अब मैं नाम नहीं लिख रहा, मैंने लिख दिया टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तुम्हें कैसे लिखना है, वहां लिखा आएगा क्वेश्चन में सैलरी, तो तुम क्या लिखोगे, टू सैलरी। वहां आएगा ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। वहां आएगा एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट। वहां आएगा कन्वेंस एक्सपेंसेस, कन्वेंस एक्सपेंसेस। समझ गए। वहां आएगा रिपेयर एंड मेंटेनेंस, तो यहां लिख दोगे तुम रिपेयर एंड मेंटेनेंस। ठीक है। जो डायरेक्ट खर्चे ऊपर नहीं आ पाए वो सारे खर्चे यहां आएंगे बेटा, आंख बंद करके लिख दो। अगर क्वेश्चन के अंदर 20 खर्चे दे रखे हैं और 20 में से ओनली 5 खर्चे डायरेक्ट हैं जो ऊपर आ पाए, तो 15 फिर किधर आएंगे, नीचे। बट मैं खर्चों की बात कर रहा हूं, खर्चों का मतलब है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, फिक्स एसेट की बात नहीं कर रहा। कभी फर्नीचर भी यहीं डाल दो, फर्नीचर खर्चा है या एसेट है, तो यहां फर्नीचर नहीं आएगा। फर्नीचर कहां जाएगा, बैलेंस शीट में। मशीनरी कहां जाएगी, बिल्डिंग कहां जाएगी। तो कल को बिल्डिंग खरीदेंगे तो तुम बिल्डिंग यहां मत डाल देना बेटा, बिल्डिंग 1 साल का खर्चा नहीं है। ये हम कितने साल का बना रहे हैं, 10 साल का या 1 साल का। क्या बिल्डिंग 1 साल का खर्चा है, तो बिल्डिंग यहां नहीं आएगी, बिल्डिंग कहां जाएगी, इतना यहां ध्यान रखना। खर्चे डायरेक्ट ऊपर आएंगे और जो डायरेक्ट नहीं है वो सारे नीचे आएंगे। क्लियर है। और इनडायरेक्ट इनकम जो अभी मैंने बात करी थी, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, सेल को छोड़ के जितनी भी इनकम है, कमीशन रिसीव्ड, कमीशन भी तो मिल सकता है, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट भी तो मिल सकता है। तो कोई भी इनकम है बेटा वो इधर आ जाएगी बाय इनडायरेक्ट इनकम। अब आप कहोगे इनडायरेक्ट इनकम क्या होती है सर, ऑल इनकम्स आर इनडायरेक्ट अदर देन सेल्स। बस सेल को छोड़ दो तुम, बाकी सारी रेंट मिले, डिविडेंड मिले, कमीशन मिले, कुछ भी मिले, सारा यही आएगा। बस हो गया बेटा। टोटल लगाना, क्रेडिट के टोटल में से डेबिट माइनस कर देना इनडायरेक्ट खर्चे,
तो यहां बच जाएगा आपका 2 नेट प्रॉफिट। खत्म। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा बेटा। ट्रेडिंग हमने ऊपर पहले ही बना लिया था, काफी सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली थी बेटे। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने से जो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, क्या आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, वो पीएनएल के क्रेडिट में आ जाएगा एज इट इज, राइट। इसमें सारे खर्चे माइनस करने हैं, जो खर्चे ऊपर माइनस नहीं हो पाए सारे खर्चे माइनस करोगे। और कोई इनकम है तो ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे लिख लेना। ऊपर इनकम नहीं आ सकती, ऊपर ओनली सेल आती है बेटा। सेल के अलावा कोई भी इनकम है वो यहां लिख लेना पीएनएल के क्रेडिट में सारी की सारी। टोटल में से टोटल खर्चे माइनस करना, क्या आ जाएगा आपका आंसर? नेट प्रॉफिट। क्लियर? आओ एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। पेज नंबर आ जाओ तुम 7, पेज नंबर 6 पे आ जाओ। पेज नंबर 6 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद है बेटा, जो आ जाओ पेज नंबर 6 पे। पेज नंबर 6 पे सबसे नीचे क्वेश्चन नंबर 11 के बाद, ये बेटा 10, 9, 10, 11 अभी क्वेश्चन बाद में करेंगे कवर। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद एक टॉपिक दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पढ़ लेते हैं क्या होता है बेटा ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। ये ट्रेडिंग अकाउंट का एक्सटेंशन है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रिपेयरिंग द ट्रेडिंग अकाउंट। यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद बनाया जाता है। दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू कवर द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ द फर्म। फर्म के सारे इनडायरेक्ट खर्चों को कवर करने के लिए बनाया जाता है। ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ द फर्म विल बी डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पीएनएल अकाउंट में सारे खर्चे जो इनडायरेक्ट होंगे डेबिट होंगे। एंड ऑल इनडायरेक्ट इनकम विल बी क्रेडिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इनडायरेक्ट खर्चे डेबिट में आएंगे और इनडायरेक्ट इनकम पीएनएल के कहां आएंगी? क्रेडिट में आएंगी। ये लिखा है। उसके बाद नीचे फॉर्मेट दे रखा है बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का। प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में क्या है बेटा? सबसे ऊपर देखोगे आप, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में क्या है सबसे ऊपर? बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ये कहां से आया ग्रॉस प्रॉफिट? जो ट्रेडिंग अकाउंट से निकलेगा ना बेटा, जो ट्रेडिंग अकाउंट से यहां निकलेगा टू ग्रॉस प्रॉफिट, उसको कहां लिख देना? पीएनएल के क्रेडिट में। लेकिन बाय द चांस अगर ग्रॉस लॉस आया तो क्या करो? ग्रॉस लॉस भी तो आ सकता है ट्रेडिंग में। हाँ, अगर ग्रॉस प्रॉफिट यहां आएगा तो इधर जाएगा, और ग्रॉस लॉस अगर इधर बच गया तो पीएनएल में कहां जाएगा ग्रॉस लॉस? फिर पीएनएल के डेबिट में टू ग्रॉस लॉस। क्लियर हुआ? अब कोई बच्चा कहता है सर आपने बोला, अभी आपने बोला कि ग्रॉस प्रॉफिट पीएनएल के क्रेडिट में जाएगा क्योंकि पीएनएल के इनडायरेक्ट खर्चों को कवर करना है, राइट। ग्रॉस प्रॉफिट पीएनएल के क्रेडिट में जाएगा क्योंकि पीएनएल के इनडायरेक्ट खर्चों को कवर करना है। लेकिन अगर ग्रॉस लॉस आ गया तो, ग्रॉस लॉस आ गया तो हम तो ऑलरेडी माइनस में है, तो सर फिर इनडायरेक्ट खर्चे कवर करेंगे या नहीं करेंगे? आप बताओ बेटा, इनडायरेक्ट खर्चे कवर करने पड़ेंगे या फिर अगर हम पहले ही ग्रॉस लॉस में है तो वो खर्चे माइनस नहीं करेंगे? करने पड़ेंगे बेटा, करने पड़ेंगे। तुम्हारा ग्रॉस लॉस है, तुम्हारी सेल में से तुम्हारी गुड्स की परचेज और फैक्ट्री के खर्चे माइनस होने के बाद तुम माइनस में चले गए। तुम अपने ऑफिस में बैठे अकाउंटेंट को ये कह सकते हो जाओ तेरे सैलरी नहीं मिलेगी, तेरे को पहले ही लॉस में है, तेरे को सैलरी कहां से दें? बोलोगे? काम करा है उसने, सैलरी देनी पड़ेगी। एडवर्टाइजमेंट करवाई है तो सैलरी देनी पड़ेगी। अपने स्टाफ को एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजा है तो उसको कन्वेंस देना पड़ेगा। ऑफिस में इलेक्ट्रिसिटी यूज करी है तो इलेक्ट्रिसिटी भरनी पड़ेगी। सारे के सारे इनडायरेक्ट खर्चे करने पड़ेंगे बेटा, आपके लिए ऑप्शनल नहीं है, चाहे ग्रॉस प्रॉफिट आए चाहे ग्रॉस लॉस आए। क्लियर है? अगर ग्रॉस प्रॉफिट आ गया तो नेट प्रॉफिट आने के चांसेस हैं। अगर ग्रॉस लॉस आ गया फिर नेट प्रॉफिट नहीं, फिर तो पक्की बात है क्या ही आएगा? नेट लॉस ही आएगा। ग्रॉस लॉस से तो नेट लॉस ही निकलता है 99%। 1% चांस है कि नेट प्रॉफिट आ जाए, क्योंकि नीचे क्या आनी होती है? इनकम भी तो आनी होती है, राइट। आ जाओ, पीएनएल अकाउंट का फॉर्मेट दे रखा है बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट जैसा ही है, ट्रेडिंग के नीचे बनेगा बस। पहले ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद क्या क्या लिख रखा है इसने? बाय रेंट रिसीव्ड, बाय गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, बाय कमीशन रिसीव्ड, और इसकी जगह एक और लिख सकते हो बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड। ठीक है, उसके बाद डेबिट में क्या क्या खर्चे दे रखे हैं एक बार बताओगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में
टू एडवर्टाइजमेंट। बेटा एडवर्टाइजमेंट ट्रेडिंग में क्यों नहीं जाएगा? मैंने एडवर्टाइजमेंट करी, ट्रेडिंग अकाउंट में क्यों नहीं जाएगा? नहीं नहीं, डायरेक्ट क्यों नहीं है वो? ना तो वो प्रोडक्शन से रिलेटेड और ना वो गुड्स की। यही दो कंडीशन टेस्ट करनी है, करोगे तो बेटा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इस चैप्टर में। दूसरा कौन सा खर्चा है? सैलरी। क्यों नहीं जाएगा ट्रेडिंग में? ना तो प्रोडक्शन से रिलेटेड ना परचेज ऑफ गुड्स से रिलेटेड। इलेक्ट्रिसिटी, अगर यहां फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी आ जाता तो आ जाता, अदरवाइज हम किसको मान लेंगे? ऑफिस की। उसके बाद कैरेज आउटवर्ड, कैरेज होता है भाड़ा, आउटवर्ड, आउटवर्ड मतलब आउटवर्ड मतलब गुड्स की आउटवर्ड के लिए वो कह रहा है गुड्स बाहर जा रहे हैं। गुड्स बाहर कब जाते हैं? तो सेल का खर्चा बेटा ट्रेडिंग में नहीं आता। सेल का खर्चा किस पे आता है? ऐसे टेस्ट कर सकते हो आप हर खर्चे को, टेस्ट करके देखना 99% आपका मैच हो जाएगा, 1% हमें देखना भी पड़ सकता है। ठीक है, आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 12 देखना, क्वेश्चन हमसे क्या मांग रहा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे क्या मांग रहा है? देखो पास क्लोजिंग एंट्री भी कह रहा है। क्लोजिंग एंट्री अभी हमने सीखी नहीं क्या होती है, बाद में करेंगे। वो कह रहा है प्रिपेयर द ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी ट्रेडिंग भी बनाना है और प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाना है। दोनों अकाउंट को अलग अलग बनाना पसंद करोगे या एक साथ ही बनाना पसंद करोगे? एक साथ। तो ऊपर आएगा ट्रेडिंग और नीचे आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बनाओ फॉर्मेट एक साथ। सबसे ऊपर लिखोगे आप लोग ट्रेडिंग देखो, अब हमें क्वेश्चन करना कैसे है आप लोग अपने आप मत करना बेटा। अभी स्टार्टिंग में ना जैसे मैं करता हूं आप वैसे आदत डालो, अपनी हैबिट डालो। ये इतने बड़े क्वेश्चंस हैं कि हम इनको 12 मिनट में भी कवर कर सकते हैं और 32 मिनट में भी कवर कर सकते हैं और 1 घंटे में भी कवर कर सकते हैं। डिपेंड कि हमारा सोचने का तरीका कैसे है, क्योंकि हमें बेटा ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। ट्रेडिंग के बाद कौन सा अकाउंट बनाना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। और उसके बाद फिर लास्ट में क्या बनानी पड़ेगी? बैलेंस शीट। तो कुछ बच्चे कैसे करते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चंस को, वो पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। अब अगर ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो क्या आपको लगता है बेटा ट्रेडिंग अकाउंट की सारी आइटम एक ही साथ दे रखी होंगी? ट्रेडिंग अकाउंट की एक आइटम ऊपर मिलेगी, एक आइटम नीचे मिलेगी, एक आइटम बीच में मिलेगी, ढूंढनी पड़ेगी। तो पूरा क्वेश्चन पहले हम पढ़े ट्रेडिंग के हिसाब से, फिर ट्रेडिंग की सारी वैल्यू लिख के, फिर स्टार्टिंग से पूरा क्वेश्चन पढ़े प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हिसाब से, फिर प्रॉफिट एंड लॉस के बाद पूरा क्वेश्चन दोबारा पढ़े बैलेंस शीट के हिसाब से। तो एक क्वेश्चन को 3 बार पढ़े बेटर है। एक क्वेश्चन को कितनी बार पढ़ा जाए? 1 बार। एक आइटम पहले नंबर पे क्या लिखी है डिसाइड करें कहां आनी चाहिए, दूसरी आइटम कितने नंबर पे लिख रखी है डिसाइड करें कहां। क्लियर? अब यहां देखो बेटा, जब ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, अब मेरे को ये नहीं पता ट्रेडिंग अकाउंट के लिए कितना स्पेस चाहिए, मुझे क्या पता कितना स्पेस चाहिए, लेकिन ये क्लियर है क्रेडिट में तो बस 2 ही आइटम आती हैं, सेल और क्लोजिंग स्टॉक। तो क्रेडिट में तो 2 लाइन चलेंगी बस। डेबिट में क्या क्या आ सकती है चेक करते हैं। डेबिट में पहले पे क्या आती है? ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद नहीं परचेज और परचेज रिटर्न माइनस करेंगे तो 2 लाइन खाएगी परचेज स्टॉक और फिर 2 लाइन खाएंगी। उसके बाद क्या आते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब डायरेक्ट एक्सपेंस कितने आते हैं? वो कितने भी आ सकते हैं, क्वेश्चन में 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हमें ये नहीं पता डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने। उसके बाद बस ग्रॉस प्रॉफिट लिखना होता है। तो मैं कितना स्पेस छोड़ूं ट्रेडिंग अकाउंट के लिए डिपेंड करता है क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने। तो ऊपर ऊपर से एक बार नजर लगा के देख लेते हैं ना क्या दिक्कत है, बताना एक बार। कैपिटल कोई डायरेक्ट एक्सपेंस है क्या? डायरेक्ट एक्सपेंस ऊपर ऊपर से नजर मारो कौन सा होगा? वेजेस होगी, वेजेस, फ्यूल और फैक्ट्री लाइटिंग, तीनों एक साथ दे रखे, 3 तो ये हो गए।
कोई और खर्चा है क्या? नहीं है, एडवर्टीजमेंट नहीं होती बेटा, एडवर्टीजमेंट सेल का है। अब 3 है, हो सकता है, मशीन तो बेटा खर्चा ही नहीं है, एसेट है। अच्छा बेटा एक बात बताओ, हमने 3 देख ली और मान लो है 4, क्या दिक्कत है? हमने 3 काउंट करें, 4 का स्पेस छोड़ देते हैं ना, क्या दिक्कत है? परचेज लिखा जाएगा इधर, सॉरी ओपनिंग स्टॉक, परचेज, और फिर 3 खर्चे यहाँ, आप यहाँ टोटल कर दो ना, क्या दिक्कत है? कर लेंगे एडजस्टमेंट, अंदाजे से छोड़ दो, थोड़ा सा लिखा जाएगा, कंजेस्टेड भी लिखा जाएगा, क्या दिक्कत है? 3 की जगह 4 आइटम निकल गई तो एडजस्ट हो जाएंगे 3 के स्पेस में, बट 3 की जगह 6 आइटम निकल गई तो एडजस्टमेंट नहीं हो पाएगी। तो इसलिए इतना ध्यान रखना, ऊपर से एक बार नजर लगाओ और देख लो डायरेक्ट एक्सपेंस कितने हैं, 3 है, 4 है, 5 है। 3 नजर आए तो 4 मान के चल लो, कोई दिक्कत नहीं है, एक लाइन का स्पेस फालतू चल गया चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आप भी ऐसे टोटल कर सकते हो अपने रजिस्टर में, टोटल 3, 5, 6, 7 लाइनों के बाद आप टोटल कर सकते हो अपना, देख लो अपने रजिस्टर में आपके लाइनें है ना, 7 या 8 लाइन्स के बाद टोटल कर दो, जो आपने अपना ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट बनाया ना पेज पे, 7 या 8 लाइनें छोड़ दो मैक्सिमम, 8 लाइन के बाद टोटल कर दो बेटा, दोनों साइड टोटल कर दो, कर दिया। अब हमारा ट्रेडिंग और पीएनएल हो गया अलग अलग। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन की पहली लाइन, सबसे ऊपर क्या लिखा है? कैपिटल। बेटा कैपिटल क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट से मतलब है क्या? कैपिटल का मतलब होता है जो पैसा ओनर को बिजनेस ने देना है, यानी हमारे बिजनेस ने मालिक को देना है। ये तो बेटा बिजनेस की लायबिलिटी हो गई, और लायबिलिटी कहां जाएंगी? बैलेंस शीट में। क्या हम बैलेंस शीट बना रहे हैं? छोड़ दो, नहीं है काम की। स्टॉक, कौन सा स्टॉक है बेटा, क्लोजिंग या ओपनिंग? ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में जाएगा, पीएनएल में जाएगा? डालो ट्रेडिंग में। ₹2,00,000, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हम दोबारा नहीं पढ़ेंगे, बस करते जाएंगे, और लास्ट में अगर एंड हो गया तो फिर सीधा टोटल करेंगे बस। उसके बाद क्या है? कैश एट बैंक। हमारे बैंक में बेटा पैसा पड़ा है, कोई इनकम है, ये कोई खर्चा है, ये हमारी क्या है? एसेट। हम बैलेंस शीट तो बना नहीं रहे, छोड़ दो। उसके बाद कैश इन, बताओ, एसेट। मशीनरी एसेट, फर्नीचर एसेट, ये सारी एसेट है। परचेजेस, आपने परचेज करी है बेटा, परचेज क्या है? परचेज एक्सपेंस है, ट्रेडिंग में आता है ना परचेज तो, बट परचेज में से क्या माइनस होता है? परचेज रिटर्न। एक बार पूरा क्वेश्चन मारना नजर, परचेज रिटर्न तो नहीं है कहीं, देख लो, लिख दो फिर टू परचेज। उसके बाद कौन सा खर्चा है फैक्ट्री लाइटिंग के बाद? सैलरी। सैलरी कहां आएगा, ट्रेडिंग में या पीएनएल में? पीएनएल में या ट्रेडिंग में? पीएनएल में, लिखो पीएनएल में। ये पीएनएल का टोटल कर रखा है, इसके नीचे लिखना बस, टू सैलरी। ₹7,00,000 पीएनएल में लिख दो सैलरी का। उसके बाद सैलरी के बाद क्या है? डिस्काउंट बेटा ट्रेडिंग में आएगा। डिस्काउंट का बेटा ट्रेडिंग से कोई लेना देना, चाहे कोई भी डिस्काउंट है, डिस्काउंट हमेशा कहां जाएंगे? पीएनएल में। तो डिस्काउंट अलाउड बताओ, इनकम है या एक्सपेंस है? लिखो यहां पे टू डिस्काउंट अलाउड। कितना है डिस्काउंट अलाउड? 50,000। डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम। बेटा इनकम क्रेडिट में लिखना, लेकिन एक लाइन छोड़ के, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट की लाइन छोड़नी पड़ेगी ना, सबसे ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट आता है, तो मैं यहां लिख देता हूं पहले ही, बाय ग्रॉस प्रॉफिट। गलती से ग्रॉस लॉस आ गया तो फिर उधर लिखना पड़ेगा, वो देख लेंगे, अंदाजा लगा लिया ग्रॉस प्रॉफिट ही आएगा, लिख लिया पहले, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड। ₹22,80,000 है बेटा क्रेडिट का टोटल, तो 22,80,000 में डेबिट के सारे इनडायरेक्ट खर्चे माइनस कर दो, 6,30,000, 6.3 लाख। बेटा आपको ऐसे नहीं लिखना, आपको पूरा लिखना है, ठीक है। मैं स्पेस की वजह से लिख देता हूं ताकि आपको दूर से दिखाई दे।
6.3 मतलब 6,30,000। आपको पूरी वैल्यू लिखनी है। 6,30,000 नेट प्रॉफिट हो गया, बस बन गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या है, ठीक है। अब देखो, आपसे और एक चीज करते हैं बात, सेल्स में कभी कोई दिक्कत आएगी क्या? चाहे क्वेश्चन कहीं से आ जाए, सेल तो कहां आनी है? ट्रेडिंग के क्रेडिट में आनी। क्लोजिंग स्टॉक तो ट्रेडिंग के क्रेडिट, क्योंकि हमें पता है ट्रेडिंग के क्रेडिट में दो ही आइटम आती है, ठीक है। एक और आ सकती है, वो बाद में सबसे लास्ट में बात करूंगा। आप दो ही मानो, मेन दो ही है, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक हमेशा डेबिट में आता है और ऊपर ही आता है, उसके नीचे परचेज आती है ना। और कोई अगर सेल के अलावा इनकम है, कोई भी इनकम है, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, गेन, कोई भी इनकम है, वो सारी कहां आती है? पीएनएल के क्रेडिट में, क्योंकि इनकम और तो ट्रेडिंग में आती ही नहीं है। ट्रेडिंग में तो एक ही इनकम है जिसका नाम सेल है, सेल के अलावा कोई भी इनकम होगी तो यहां आएगी। तो सबसे बड़ी जो दिक्कत है और सबसे जो चिंताजनक बात है, खर्चों के ऊपर है। जब पेपर में खर्चे आएंगे तो दिक्कत ये आती है कि खर्चा ऊपर आएगा ट्रेडिंग में या खर्चा नीचे आएगा पीएनएल में। वहां आपको चेक करना है बेटा कि ये डायरेक्ट खर्चा है या इनडायरेक्ट है। क्योंकि अगर आप कहते हैं दिस इज डायरेक्ट एक्सपेंस, तो मैं कहूंगा ऊपर डाल दो। आप कहते हो दिस इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस, मैं कहूंगा नीचे डाल दो। अब बात मुद्दे की वही आ गई फिर कि कौन सा खर्चा डायरेक्ट है और कौन सा खर्चा इनडायरेक्ट है। तो हम टेस्ट क्या करेंगे, ये इनडायरेक्ट खर्चा है या नहीं, या फिर ये टेस्ट करेंगे ये डायरेक्ट खर्चा है या नहीं। किसको टेस्ट करोगे, डायरेक्ट है या नहीं ये देखोगे, या फिर ये देखोगे इनडायरेक्ट है या नहीं। डायरेक्ट है, या हम डायरेक्ट देखेंगे है या नहीं, और डायरेक्ट एक्सपेंस है या नहीं किस बात पे डिपेंड करता है? दो चीजों के ऊपर। क्या चीज टेस्ट करोगे? अगर वो खर्चा किससे रिलेटेड है, प्रोडक्शन या फैक्ट्री, तो डायरेक्ट में डाल दो। और दूसरा, अगर वो खर्चा गुड्स की परचेज के ऊपर हुआ है, सेल के ऊपर नहीं, गुड्स की परचेज के ऊपर हुआ है, तब भी कहां डाल दो। और अगर ये दोनों बातों में से एक भी नहीं है तो फिर कहां जाएगा? पीएनएल में जाएगा। ये बेटा टेस्ट है हमारा, ठीक है। बाकी इस चैप्टर में इतने सारे क्वेश्चंस दिए हैं, 10 दिन के बाद तो तुम्हें रट जाएगा कि कौन सा डायरेक्ट और कौन सा इनडायरेक्ट। रटना एक चीज है और कॉन्सेप्ट एक चीज है, तो हमें कॉन्सेप्ट के साथ चलना है, हमें रटने के साथ नहीं चलना। ज्यादातर कॉमर्स के बच्चे क्या करते हैं बेटा, इस चैप्टर में वो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, उसके बाद मैं तुम्हें भी सिखाऊंगा अगली क्लास में बैलेंस शीट बनाते हैं। और बैलेंस शीट की ना दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए। एसेट्स शुड बी इक्वल टू, ये अकाउंटिंग इक्वेशन में सीख के आए थे बेटा। लायबिलिटी में दोनों लायबिलिटी आती है, इंटरनल और एक्सटर्नल, तो एसेट लायबिलिटी के बराबर होनी चाहिए, ये अकाउंटिंग इक्वेशन में हम सीख के आए थे, राइट। तो मान लो बैलेंस शीट मैच नहीं करी, या नेट प्रॉफिट यहां ना मैच नहीं करा। यहां नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है हमारा, 6,30,000, और मान लो बुक के अंदर प्रॉफिट है 6 लाख पूरा। कितना है प्रॉफिट? 6 लाख है पूरा। तो बच्चे कहते हैं अच्छा हमारा 6,30 आ रहा है और बुक के अंदर आंसर दे रखा है 6 लाख, तो कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ हुई है। ओहो, ये देखो मिल गई 30,000 की इनकम डाल दी, बताओ यहाँ पे गलती से हमने। तो इसको फटाफट से काट देते हैं, और यहां से इनकम 30,000 की हटाओगे तो प्रॉफिट कितना बच जाएगा? 6 लाख। और बुक में भी कितना आंसर है? 6 लाख। हो गया आंसर मैच। और इस उम्मीद में कि अब 6 के 6 नंबर आएंगे, मैडम 6 के 6 नंबर देगी। बेटा पहले 5 आने थे, अब 4 आएंगे, क्योंकि एक गलती कोई और होगी जो आपने कर रखी है, उस पर तो ध्यान गया नहीं। 30,000 की आइटम मैच हो गई, आपने ये भी हटा, अरे ये तो आने ही है, इसको क्यों हटा रहे हो? हमें अपने ऊपर भरोसा नहीं है कि डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट में आएगा या क्रेडिट में नहीं आएगा। बताओ कॉन्सेप्ट डिसाइड करेगा या आंसर डिसाइड करेगा? कॉन्सेप्ट डिसाइड करेगा। बेटा वो आना है तो उधर आना है, आंसर मैच नहीं करना छोड़ दो, कोई टेंशन नहीं है, उसको मत हटाओ। एग्जैक्ट मैच कर गया, 30 इधर कम है और उधर 30 ज्यादा लिखा हुआ है, आप हटा दो। बेटा दूसरी गलती कर रहे हो, कोई ना कोई एक गलती तो है ही जो आपने कर दी, और एक और कर रहे हो, उल्टी दूसरी गलती करके आपके नंबर और कट हो जाएंगे। हमें इस कॉन्सेप्ट में नहीं चलना। आंसर मैच नहीं हो रहा ना बुक से, तो हम बुक से लड़ेंगे कि बुक के अंदर आंसर मैच क्यों नहीं हो रहा। 99% गलती हमारी होगी, कोई ना कोई आइटम हमने या तो छोड़ दी होगी
या कोई आइटम हमने ज्यादा लिख दी होगी, या टोटल हमने कम और ज्यादा लगा दिया होगा। 99.99% गलती हमारी होगी। तो बेटा गलती को ढूंढना, एग्जैक्ट फिगर मैच करा के कोई आइटम प्लस माइनस मत कर देना कि अच्छा 500 रुपए कम आ रहे हैं, इधर 500 रुपए का एक खर्चा डाल रखा है, इसको हटाओ 500 रुपए प्रॉफिट बढ़ जाएगा अपने। नो, आंसर मैच कराने के लिए बेटा हमें डिसाइड नहीं करना, ठीक है, हमें कॉन्सेप्ट के ऊपर चलना है। कॉन्सेप्ट से चाहे बेशक से आंसर सही आए या गलत आए। और मेरा ये मानना है अगर आप लोग बेटा इस चैप्टर में टोटल मिस्टेक मत करो और कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलो, आपका कभी भी आंसर मैच नहीं हो सकता, नेवर। चाहे आपके सामने बेटा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ऊपर रख देना बेटा। समझ गए आप लोग? कर लो जिसने नहीं किया बेटा। नेक्स्ट आप आ जाओ। अभी बैलेंस शीट बेटे मैं नहीं करवाना चाहता आप लोगों को। बैलेंस शीट से पहले एक क्वेश्चन हम और करेंगे। आ जाओ पेज नंबर 10 पे, क्वेश्चन नंबर 15। एक बार इस क्वेश्चन नंबर 15 को क्या आप लोग पढ़ोगे क्या? क्वेश्चन नंबर 15 में आपको क्या दे रखा है एक बार देखो। हाँ नहीं, पहले क्वेश्चन पढ़ तो लो, इसका पोस्टमार्टम तो कर दो पहले। देखो कॉन्सेप्ट अगर समझ आ गया ना, कर तो आप फटाफट से दोगे, समझ आना चाहिए। इसमें बताओ ट्रेडिंग बनाना है या पीएनएल बनाना है? बेटा पीएनएल कैसे बन सकता है जब तक ट्रेडिंग ना बने? अगर क्वेश्चन ने क्या दे रखा हो, इट मींस क्वेश्चन ने आपको ट्रेडिंग अकाउंट बना के ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के दे दिया। ट्रेडिंग क्यों बनाया गया? ट्रेडिंग अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट के लिए बनाया गया, क्योंकि हमें पीएनएल के लिए क्या चाहिए? ग्रॉस प्रॉफिट। वो क्वेश्चन ने आपको दे दिया, तो आपको ऊपर वाला डब्बा बनाने की जरूरत नहीं है। आप सीधा नाम क्या रखोगे? प्रॉफिट एंड, और ये नीचे वाला डब्बा बनाओगे, बस। क्लियर? अच्छा इसमें एक चीज का और ध्यान रखना। अब ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन ने क्या मांगा आपसे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मांगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मांगा। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया और इसके अंदर वेजेस दे रखी थी। क्या दे रखी थी? वेजेस। तो बच्चों ने कहा अच्छा क्वेश्चन में दिया है तो कहीं ना कहीं तो आएगा ही, तो वेजेस दे रखी थी, तो यहाँ पे क्या लिख दिया? वेजेस। बेटा क्वेश्चन देने का मतलब क्या आप भी पीएनएल में वेजेस लिख दोगे? उसने वेजेस दिया तो उसको इग्नोर करो, क्योंकि वेजेस कौन से अकाउंट का खर्चा है? डायरेक्ट सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट का, और ट्रेडिंग अकाउंट हमें बनाना ही नहीं। ट्रेडिंग अकाउंट क्वेश्चन ने खुद बना के दे रखा है, तो हमें डायरेक्ट खर्चों को लिखने की जरूरत है? अगर क्वेश्चन देगा तब भी इग्नोर कर देना। बनाओ प्लीज, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ बेटा। नाम रखो ऊपर सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नीचे कौन से पीरियड का बना रहे हो? फॉर द पीरियड। आपस में बातें नहीं बेटे। इसके नीचे अपना डब्बा बनाओ। क्रेडिट में बेटा सेल नहीं आएगा, क्योंकि हम ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बना रहे, पीएनएल बना रहे हैं, तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा सीधा 1,20,000। अब अगर इनकम इनडायरेक्ट है तो इधर आएंगी। इनकम तो सारी इनडायरेक्ट होती है, डायरेक्ट तो कोई होती नहीं है सेल के अलावा। तो इनडायरेक्ट सारी इनकम इधर आएंगी और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सारे डेबिट में आएंगी। चेक कर लेना बस, कोई ट्रेडिंग अकाउंट का खर्चा मत डाल देना डेबिट में, ध्यान रखना। एक एक आइटम देखते जाओ। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद रेंट लिखा है, तो रेंट तो आएगा। रेंट मतलब ऑफिस रेंट।
अगर आपको समझ आया तो बेटा कोशिश करो, अपने आप करो, बाद में मैच कर लेना आंसर। बेटा क्यों नहीं है, खर्चा क्यों नहीं है, लॉस है या नहीं है? तो फिर एक साल, बेटा एक बात बताओ, हाँ जी, नहीं किसने बोला है यहाँ पे गुड्स का लॉस है? लॉस बाय फायर है बेटा, आग लग गई, ध्यान से प्लीज, आग लग गई और एसी खराब हो गया, लॉस बाय फायर है या नहीं है? और अगर गुड्स के भी आग लगी है तो वो ट्रेडिंग में भी जाएगा, अपोजिट में क्लोजिंग स्टॉक की जगह, जो मैंने बताया था ना एक आइटम मैं बाद में डिस्कस करूंगा, वो बाद में करेंगे। लेकिन बेटा किसी भी चीज का लॉस हो, लॉस तो लॉस है। क्या डेप्रिसिएशन बेटा इसलिए क्योंकि गुड्स के साथ डायरेक्ट लिंक नहीं है। डेप्रिसिएशन देखो नॉर्मली मशीनों पे भी लगता है और ऑफिस के फर्नीचर पे भी लगता है, ठीक है। डेप्रिसिएशन किस किस पे लगता है? डेप्रिसिएशन बेटा ऑफिस का जो फर्नीचर होगा, बिल्डिंग होगी, सब पे लगेगा, और फैक्ट्री की जो मशीन होंगी उस पर भी लगेगा, ठीक है। तो अगर मशीनों का डेप्रिसिएशन आप बोलोगे तो आपको होगा सर फैक्ट्री से लिंक है, मैंने बोला था 99% मैच होंगी। डेप्रिसिएशन को एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस माना गया क्योंकि डेप्रिसिएशन पहली बात तो बेटा एज पर एक एस्टिमेट है, एक्चुअल वैल्यू कभी डेप्रिसिएशन होती ही नहीं है। डेप्रिसिएशन क्या है? एस्टिमेट है कि हमारा 10% कम होगा हर साल, जरूरी तो नहीं है 10% कम हो। तो डेप्रिसिएशन का मतलब फिक्स्ड की वैल्यू एक साल में कम होना। पहली बात तो एक साल में ये कम हुई नहीं हुई इस बात की कोई गारंटी नहीं है, दिस इज ओनली एस्टिमेट। और दूसरा, इसको प्रोडक्शन से लिंक नहीं कर सकते कि इसके कारण कितनी गुड्स बनी, इसलिए इसको कहां डाल दिया गया डेप्रिसिएशन को? इनडायरेक्ट में, ट्रेडिंग में नहीं डाला गया। इसलिए डेप्रिसिएशन बेटा एक नॉन कैश एक्सपेंस है, ये सारे कैश है। कैश एक्सपेंस मतलब इसके कारण पैसा जाता है, डेप्रिसिएशन के कारण पैसा नहीं जाता, इसलिए इसको कौन सा खर्चा बोला गया? नॉन कैश एक्सपेंडिचर। और पीएनएल में आएगा हमेशा, डेप्रिसिएशन कभी भी नहीं जाएगा ट्रेडिंग में, चाहे किसी भी चीज का डेप्रिसिएशन है बेटा। हाँ जी, बैलेंस शीट में बेटा फर्नीचर बिल्डिंग जाएगा। बिल्डिंग 1 लाख की खरीदी थी, ध्यान से सुनना, बिल्डिंग कितने की खरीदी थी और एक साल में 10,000 की यूज कर ली, तो एक साल के बाद कितनी रहेगी बिल्डिंग? तो बिल्डिंग 90 जाएगी ना एसेट में। तो बेटा एसेट क्या है, 90 या 10,000? तो आप बताओ डेप्रिसिएशन जाना चाहिए या बिल्डिंग जानी चाहिए? बिल्डिंग। एक साल में एसेट की वैल्यू कितनी कम हो गई? एक साल में एसेट की वैल्यू कितनी कम हो गई? क्या वो तुम्हारी एसेट है? वो तुम्हारा एक्सपेंस है एक साल का। पहली क्लास अगर आपको याद हो अपनी 11th क्लास में, जो मैंने प्रॉफिट निकाल के सिखाया था आपको, तो मैंने बताया था कि अगर आपने एसी खरीदा, फर्नीचर खरीदा, तो वो कितने साल तक चलेगा? 10 साल तक। तो एक साल का खर्चा कितना है? एक साल का जितना यूज हुआ है, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन को मैंने वहां पे लिखवाया था आपके नोट्स में, दिस इज ए रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। एसेट की वैल्यू एक साल में कितनी कम हो गई, दैट इज कॉल्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेप्रिसिएशन नाम होता है उसका। तो बेटा डेप्रिसिएशन एक खर्चा है, डेप्रिसिएशन एसेट नहीं है। एसेट वो है जो मेरे पास है, क्लियर? बिल्डिंग एसेट है, बट बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन लगा, वो एसेट नहीं, वो तो खर्चा है, क्लियर? नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है, टोटल कितना है इसका? 136 और ग्रॉस प्रॉफिट 36,000। ये ग्रॉस प्रॉफिट है बेटा, नेट प्रॉफिट है, यहां स्पेस नहीं है तो यहां आप लिखोगे टू नेट प्रॉफिट 36,000, ठीक है। चलो और एक क्वेश्चन करते हैं हम। कौन सा क्वेश्चन किया था तुमने अभी? 15। एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओ तुम लोग, पेज नंबर 12 पे क्वेश्चन नंबर 19। इसमें देखो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। इसमें बैलेंस शीट भी बनानी है, बट बैलेंस शीट तो हमने सीखी नहीं, तो इसमें बैलेंस शीट छोड़ दो। और क्या क्या बनाओगे फिर? ट्रेडिंग भी और प्रॉफिट एंड दोनों एक साथ बनाओगे या अलग अलग बनाओगे? एक साथ। तो एक साथ आप एक हेडिंग रख सकते हो, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
अलग अलग भी बना सकते, यू कैन, क्या दिक्कत है? ठीक है, तो एक साथ बनाओ, एक ही फॉर्मेट बनेगा। क्लियर? शाबाश। देखते हैं इसका आंसर कौन कौन मैच करेगा। आंसर दे रखे हैं इसके, मैच तुमने करने हैं। ग्रॉस प्रॉफिट आना चाहिए 161 450 और नेट प्रॉफिट आना चाहिए 88 730। अपने आप करो, बाद में मैच करवा दूंगा जिसका मैच नहीं होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 अपने आप करो प्लीज। बेटे एक बार पेन देना। 19 और कौन सा कराया हमने आज? 15 और 12। इनडायरेक्ट कोरियर एक्सपेंसेस हो गए ना। कोरियर का फैक्ट्री से क्या लेना देना? ऑफिस के पेपर्स अगर हम इधर उधर कोरियर कर रहे हैं तो ये दिस इज ऑफिस एक्सपेंस। ऑफिस के सारे खर्चे पीएनएल में जाएंगे बेटे। वेजेस तो ट्रेडिंग में आती है, मजदूरी है। करो करो शाबाश, गलत करो कोई बात नहीं, गलती तो होगी ना। नहीं, ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे? क्या डिस्काउंट? बेटा अगर दिया है, ये ना बताया हो अलाउड है रिसीव्ड है, तो हम अलाउड मानेंगे, दिया है। एक्सपेंस में लोगे आप, लेकिन इसमें कहां दिया डिस्काउंट? बेटा ऊपर क्रेडिट बैलेंसेस लिखे तो हैं, हैं? बेटे आप ये बताओ, सुनो, आप ये बताओ डिस्काउंट लेफ्ट वाले साइड में लिखा है राइट में? लेफ्ट साइड में लिखा है ना डिस्काउंट। अच्छा, डेबिट के बाद लिखा है। हाँ, तो डेबिट के बाद लिखा है तो फिर एक्सपेंस है। डेबिट बैलेंस आगे लिखा है क्या? CONTD दूसरे कॉलम में डेबिट बैलेंस वो कंटिन्यू है बेटा, आगे से लेफ्ट में लिख दिया ना उसने एक बार डेबिट बैलेंस। वो कह रहा है वो डेबिट बैलेंस कंटिन्यू हो रहे हैं। हाँ, एसेट होती है बेटा फिक्चर्स। फिक्चर्स एंड फिटिंग्स मतलब देखो फर्नीचर दो है, एक तो टेबल ही अलग अलग है, दिस इज फर्नीचर। एक टेबल वो नहीं होती जो दीवार में फिक्स हो जाती है ऐसे, उसको फिक्चर्स बोल देते हैं। फिटिंग्स और फिक्चर्स में है तो वो भी फर्नीचर ही, एसेट ही है। आवाज नहीं बेटे आपस में बिल्कुल भी। कोई नया पॉइंट है डिस्कस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सेलिंग मतलब गुड्स की सेल के खर्चे कहां जाएंगे? पीएनएल में। गुड्स की परचेज के आएंगे ट्रेडिंग में, सेलिंग तो सीधा सीधा पीएनएल में जाएगा। बिल पेबल मतलब जिसका, हाँ लायबिलिटी, जिसका पैसा हमने किसी को देना हो, क्रेडिटर्स जैसे ही होते हैं। बिल मतलब पेबल, पेबल मतलब देना, लायबिलिटी होती है बिल पेबल। इंश्योरेंस मतलब प्रीमियम, जो आप अपनी इंश्योरेंस कराई होगी बिजनेस की, उसका प्रीमियम जा रहा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इंटरेस्ट का डेबिट बैलेंस दे रखा है, एक्सपेंस। इनकम तो ले नहीं सकते, डेबिट बैलेंस है क्योंकि, इनकम ले लेते हैं, पीएनएल के क्रेडिट में आ जाती। बैड डेट्स रिकवर्ड दे रखा है, कहाँ है रिकवर्ड? हाँ इनकम है बेटा, इनडायरेक्ट इनकम है, ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे आ जाएगी, पीएनएल के क्रेडिट में। बैड डेट्स होंगे तो खर्चा है, और बैड डेट्स रिकवर्ड होंगे तो इनकम है।
लोन लोन दे रखा ओनली, तो लोन लायबिलिटी है बेटा। लोन को इनकम थोड़ी मानेंगे। लोन के क्रेडिट बैलेंस का मतलब हमने बैंक से लोन ले रखा हुआ। लायबिलिटी और लायबिलिटी के बैलेंस क्या होते हैं? क्रेडिट। तो ये लायबिलिटी है लोन। लोन को बेटा लायबिलिटी मानना है, कभी खर्चा डाल दो। लायबिलिटी लोन है। बिल पेबल भी लायबिलिटी है। बैलेंस शीट में जाएंगे, बैलेंस शीट हम बना नहीं रहे, छोड़ दो, तुम इग्नोर करो अभी। हाँ जी, इंटरेस्ट कहां दे रखा है? डेबिट या क्रेडिट? कौन से बैलेंसेस? डेबिट में मतलब एक्सपेंस, पीएनएल के डेबिट में जाएगा। इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन, बैंक से लोन लिया होगा ना, उसका ब्याज होगा, लायबिलिटी। पेबल मतलब देना है जो पैसा, अगर आपने किसी को पैसा देना है वो आपकी क्या हो गई? लायबिलिटी। बैलेंस शीट में जाएगा बिल पेबल। इंश्योरेंस एक्सपेंस होगा। इंश्योरेंस मतलब इंश्योरेंस प्रीमियम, इनडायरेक्ट में जाएगा पीएनएल में। क्लोजिंग स्टॉक भी दे रखा है 143 का, वो ध्यान से रखना। क्लोजिंग स्टॉक 1,43,000 का नीचे दे रखा है। डिस्काउंट डेबिट बैलेंस में है तो डिस्काउंट अलाउड पीएनएल के डेबिट में जाएगा। क्या? कोई बात नहीं बेटा, करो करो। चेक कर लो एक बार, बाद में मैं आइटम मैच करवा दूंगा कौन कौन सी कहां जाएंगी। पहले खुद ढूंढने की कोशिश करो आपने क्या गलती करी हो सकती है। फिक्चर्स एंड फिटिंग्स मतलब फर्नीचर जैसे लगाओ आप, एसेट। बैलेंस शीट में जाएगा, आप इग्नोर करो। बैलेंस शीट में जाएंगे, एसेट। चलो चेक कर लो पहले, आप टोटल करते रहना बेटा, चेक कर लो। कैपिटल लायबिलिटी में जाएगी, आप इग्नोर करो। क्रेडिटर्स लायबिलिटी में जाएंगे, बिल पेबल लायबिलिटी में जाएंगे। पहले तीनों पॉइंट बेटा लायबिलिटी है, आप इग्नोर करेंगे। सेल्स ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाएंगी। बैड डेट्स रिकवर्ड पीएनएल के क्रेडिट में जाएंगे। लोन लायबिलिटी में जाएगा, आप इग्नोर करो, आप बैलेंस शीट नहीं बना रहे। डेटर्स एसेट में जाएंगे, आप इग्नोर करो। सैलरी पीएनएल के डेबिट में जाएगी। डिस्काउंट पीएनएल के डेबिट में जाएगा। फिक्चर्स एसेट में जाएंगी, आप इग्नोर करो। पोस्टेज पीएनएल के डेबिट में जाएगा, कोरियर के खर्चे हैं पीएनएल के डेबिट में। बैड डेट्स पीएनएल के डेबिट में जाएंगे। इंटरेस्ट पीएनएल के डेबिट में जाएगा। इंश्योरेंस पीएनएल के डेबिट में जाएगा। मशीनरी बेटा एसेट है, इसको इग्नोर करो आप। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगा। परचेजेस ट्रेडिंग के डेबिट में। वेजेस ट्रेडिंग के डेबिट में। बिल्डिंग एसेट है बेटा, आप इग्नोर करो। सेलिंग एक्सपेंसेस पीएनएल के डेबिट में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। और क्लोजिंग स्टॉक जो दे रखा है 1,43,000 वो ट्रेडिंग के क्रेडिट में, बाय क्लोजिंग स्टॉक। बस ये आइटम है, आप टोटल करो। हाँ, बाय सेल्स और बाय क्लोजिंग स्टॉक। और ट्रेडिंग के डेबिट में ओपनिंग स्टॉक है, उसके बाद परचेज है, उसके बाद वेजेस है, बस वेजेस ही है। ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद परचेज, उसके बाद वेजेस। ट्रेडिंग में बस एक ही खर्चा दे रखा है तो बेटा वेजेस, और तो कोई खर्चा दे ही नहीं रखा डायरेक्ट।
आप टोटल करो, आपका आंसर मैच होगा 100%। जो ग्रॉस प्रॉफिट है बेटा वो पीएनएल के क्रेडिट में लिख देना, बाय ग्रॉस प्रॉफिट 1,61,450। ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे कोई इनकम आएगी क्या? दे रखी है इनकम? कौन सी इनकम दे रखी है? बैड डेट्स रिकवर्ड इनकम दे रखी है 1750 रुपए, वो डाल दो क्रेडिट में बस। और बाकी डेबिट में खर्चे कितने आएंगे? पीएनएल के डेबिट में कितने खर्चे हैं? सेलिंग एक्सपेंसेस है एक, तो एक इंश्योरेंस, इंटरेस्ट, बैड डेट्स, पोस्टेज, 4, और एक 5 खर्चे, 6, 7 खर्चे, टोटल 7 एक्सपेंसेस है बेटा। पीएनएल के डेबिट में टोटल 7 है। सैलरी डिस्काउंट, पोस्टेज, बैड डेट्स, इंटरेस्ट, इंश्योरेंस और सेलिंग एक्सपेंसेस, टोटल 7 है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में 7 खर्चे हैं। डिस्काउंट है बेटा, सैलरी है, पोस्टेज, बैड डेट्स, इंटरेस्ट, इंश्योरेंस और सेलिंग एक्सपेंस, ये 7 है बस। और क्रेडिट में 2 चीजें हैं, बाय ग्रॉस प्रॉफिट और बाय बैड डेट्स रिकवर्ड, बस। ज्यादा आइटम तो है नहीं जो मैच ना हो। आंसर होना चाहिए आपका आंसर मैच। देखो कहां गलती हुई है। जिसका आंसर मैच नहीं हुआ देखो, फटाफट से देखो, फास्ट। अब नेक्स्ट क्लास में हम बैलेंस शीट भी सीख लेंगे, देन तीनों एक साथ बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, चलो जिसका हो गया वो जा सकते हो, जिसका नहीं हुआ बेटा करके जाना मैच, लेकिन जिसका हो गया